डॉक्टर प्रयाग जोशी जी नमस्कार। 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 डॉक्टर प्रयाग जोशी जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और लोक विधाओं पर और उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इन्होंने कार्य किया है और एक साहित्य जगत में एक बहुत प्रबुद्ध नाम है। तो आइए डॉक्टर प्रयाग जोशी जी से कुछ बातें करते हैं। सर ये बताइए कि आपका जन्म स्थान कहाँ रहा? मैं पिथौरागढ़ ज़िले में गिरिहाट तहसील में चितगाल गांव नाम का एक गांव है जी, वहाँ पैदा हुआ जी, और 27 जनवरी 1943 को। जी, जी, जी। ये 80वां वर्ष चल रहा है मेरा। अच्छा जी। हाँ। और आपका फिर शिक्षा के लिए कहाँ आप गए? कक्षा 5 तक मैंने हमारे गांव में ही पढ़ा। उसके बाद 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मेरी नारायण नगर में हुई। जी। बाबू महाविद्यालय करके था एक, उसमें मैंने 12 तक वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने BA और MA नैनीताल DSB से किया। जी। और उसके बाद मैं बहुत वर्षों तक काम करता रहा, लोक गाथाओं का संकलन किया 6-7 वर्ष तक। जी। पुरोला में, रवाई में, जौनसार बाबर में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, जगह जगह बदलता रहा और इकट्ठा करता रहा और कुमाऊँ के विभिन्न स्थानों पर। जी। तो 3 संकलन कुमाऊनी लोक गाथाओं के मैंने तैयार किए। पहला संकलन 1969 में छपा। जी। दूसरा 72 में छपा 1972 में और तीसरा बाद में छपा। जी। तो वह एक किस्म से पहला बहुत मेहनत से किया हुआ काम है और इस तरह का है। तो ये आपका जो आपने अध्ययन किया लोक गाथाओं पर, तो ये आपके विषय से जुड़ा हुआ था या आप स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर रहे थे? स्वतंत्र रूप से जी। मैंने किया। मैंने MA करने के बाद तय कर लिया था जी। कि मैं इसी काम को करूँगा। जी। जी। तो इसी पर करता रहा। 6-6.5 वर्ष मैंने इसमें खपाए अपने। बहुत घूमा पैदल और दिनों आने जाने के साधन नहीं थे। जी। आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय की स्थितियों की, और कल्पनातीत हो गया है। कहीं भी पहाड़ों में स्टेशनरी नहीं मिलती थी। जी। टाइप की दुकानें नहीं मिलती थी। कोई चीज़ टाइप करना हो आपको कहीं नहीं था। ऑफिसों में टाइप होते थे और होते ही नहीं थे। कॉपियाँ तक नहीं मिलती थी, पेंसिल तक नहीं मिलती थी। हर जगह इंटीरियर में जाओ आप, पैदल चलना होता था। एक कॉपी पेंसिल रखता था, एक कैपिटल कॉपी रखता था 8 आने की और लिखता था। तो आपके साथ लोग होते थे, आप अकेले चल पड़ते थे? मिल जाते थे, कहीं मिल गए, कहीं अकेले भी चले। तो ऐसा था। यात्राएं भी करते थे। जी। तो टेम्पोररी नौकरी भी करता था। पुरोला में तो मैं 1111 दिन रहा। अच्छा। एक करके ये 3 वर्ष कुछ तो महीने। नौकरी मतलब अध्यापन में थे आप? अध्यापन में टेम्पोररी नौकरी थी। अच्छा। छोड़ता जाता था, फिर दूसरी जगह पकड़ लिया। अच्छा। इस तरह से 3 वक्त मैंने नौकरियां छोड़ी और 3 वक्त नई जगहें ली, इस आशा थी कि काम होगा। पता नहीं कौन सा जुनून था ससुरा, और बहुत ख़राब हालत में था, लेकिन काम करता रहा। इस तरह का रहा। तो उसी बीच मैंने पहला संकलन लोक गाथाओं का छपा। जी। और लिखता भी था, संस्मरण लिखता था। अच्छा। जहाँ जहाँ था वो संस्मरण 38 वर्ष के बाद छपे। अच्छा। तो रवाई से उत्तराखंड नाम की किताब 38 वर्ष के बाद छपी वो। अच्छा। तो पढ़ते हैं आजकल लोग, बहुत बिकती है वो किताब। अच्छा। दूसरी बार छपी है जी। तो इस तरह का रहा। और फिर वो मैं स्वयं आपकी एक किताब राजी बन रावत पढ़ चुकी हूँ और बहुत आनंद आया था उसको पढ़ने में। लग रहा था कि मैं भी उस यात्रा में हूँ। ठीक। तो आपका जो लेखन शैली रही है, जो लिखने का आपका तरीका रहा, जो आपने अपने अनुभवों को
लेखनी के द्वारा व्यक्त किया वो बहुत ही बेमिसाल रहा है। वो लोक गाथाओं पर जब मैंने 3 संकलन छपे मेरे, तब मैंने सोचा कि राजियों के ऊपर लिखना चाहिए। कोई किताब नहीं थी राजियों पर। राजियों के बारे में अफवाहें थी, किस्म किस्म के अफवाहें थी। तो ये कैसे करते हैं, आदमियों से डरते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ये है वो, कंदमूल फल खाते हैं, ये सब था। भांडे बर्तन बना करके सड़क पर छोड़ाते हैं, उसमें आदमियों से डर के मारे उठाते नहीं हैं। आदमी अपने मन से ही उसके में उस कठौती में अनाज भर देते हैं, अपने ले जाते हैं, वो अनाज को ले जाते हैं, कठौती वहीं छोड़ जाते हैं कीमत पर। इस तरह का सुनते थे, किस्म किस्म की बातें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हो ही रहे हैं। हाँ, कि सबसे ज़्यादा। तो मैंने यह सोचा कि इनको इस पर किताब लिखनी चाहिए। तो सन 72 में मैंने उस पर किताब शुरू करी। तो एक बसाशत ढूंढी उनकी, फिर उन्हीं के लोगों से पूछ करके डोर टू डोर दूसरे बसाशत में पहुंचाया। फिर वहाँ के औरतों से पूछ के तेरा मायका कहाँ है, तेरे भाई कहाँ हैं, और तू कैसे यहाँ आई, कितने वर्षों से है। तो आप उनके बीच में रहते थे जाके? हाँ, उनके बीच में रहे, और हमेशा नहीं रहे। जाते रहे बीच बीच में? ना बीच बीच में नहीं, कंटिन्यूअस। अच्छा। कंटिन्यूअस वो 27 दिन की यात्रा है मेरी। अच्छा। उसको हमने डीडी हाट में उसमें जो चौरान है, चौरान से शुरू किया, और फिर उसको हमने पहुंचाया जैसे जैसे हमको सूचनाएं मिलती रही, ऐसे चला। तो पूरा 13 बस्तियां हैं। अच्छा। 13 बस्तियों पर पहुंचने में मैं चौरान से शुरू किया, मैं टनकपुर पहुंचा। तो फिर उसके नोट्स बनाए, जो आंखों से देखा उसको मैं एक वक्त तो सोचा मैंने इसको क्रिएटिव बनाऊं, इस पर एक बढ़िया उपन्यास जैसा बनाऊं। एक वक्त सोचा इसको संस्मरण बनाऊं बढ़िया। तो एक आदमी था शुकवा रोत, गरीब आदमी था, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई वहाँ से, रोहतिस नदी के किनारे, मैं पार नहीं कर पाया। तो उसने वहाँ चक्की बना रखी थी, पानी की चक्की अपनी। तो मैंने कहा यार शुकवा मुझे पार पहुँचा दो। उसने कहा पहुँचाऊँगा। तो वह मुझे पीठ में रख करके नदी के पार करने लगा। तो बहुत पानी था। बीच जब धारा में पहुँचे तो शुकवा ने कहा, गुरु आप लिखते हो, आपके पास आँखें हैं, हमारे फायदे के लिए लिख देना कोई चीज़। अच्छा। हमारे पास कुछ नहीं है। तो मुझको लगा एकदम कि ये आदमी ऐसा कह रहा है, अब हटाओ, उपन्यास नहीं लिखूँगा, संस्मरण नहीं लिखूँगा, जैसी इनकी स्थिति है वही लिखूँगा। तो ऐसा वो एक किस्म से हर बस्ती में आँखों देखा हाल, आँखों देखा सर्वे, आँखों देखी भाषा, ऐसी है वो किताब। अब ये काम भी करो, लिखो भी, प्रूफ भी देखो, लोगों को फिर प्रकाशक भी ढूंढो, फिर रुपया भी दो, और फिर बेवकूफ़ भी बनो। कोई नहीं देता है रॉयल्टी। 80 वर्ष की उम्र में चल रहा हूँ, आज तक 100 रुपया भी नहीं दिया किसी ने। अभी भी कहते हैं हमको दो, क्योंकि इस क्षेत्र में यह जो लोग काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल से काम हो रहा है, बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। क्योंकि कोई सहायता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक लेखक को स्वयं ही सब कुछ करना होता है। सब कुछ करना होता है। बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब हालत है। आगे ये स्थिति और बिगड़ेगी लग रहा है, या कैसा लग रहा है कि इस स्थिति में सुधार आ सकता है? कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे इस स्थिति को सुधारा जा सके एक लेखक के लिए? क्योंकि एक लेखक तो कुछ इतिहास का संचयन कर रहा है जो आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब हम तो बच्चा ऐसा है ना, नौकरी करते थे जी, पेंशन मिलती है, यही समझते रहे कि चलो ये अपना इलाका है, अपनी भाषा है, कोई बात नहीं, करते रहे। अगर पैसे नहीं होते, नौकरी नहीं होती, पेंशन नहीं होती, तो पता नहीं क्या हालत होती हमारी। अब आजकल जो मैं देख रहा हूँ, ये जो नए लड़के आ रहे हैं, इसमें प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन ये डिजिटल वक्त के लोग हैं। ये ढूंढ रहे हैं, इनके पास उपक्रम है, ये सब लेकर के चलते हैं, ये ताम झाम मशीनी ये। तो अभी साहित्य सृजन में क्या मुश्किलें आ रही हैं जिसकी वजह से जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं? इस बीच ऐसा हुआ है ना जी, नई नई प्रतिभाएं आई हैं, और एक नई चीज़ यह हुई है,
पहाड़ों में जो संस्कृति थी उस संस्कृति के केंद्र अब हल्द्वानी जैसे हो गए हैं जी हल्द्वानी देहरादून ना। जी जी और ये जो नए लड़के आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाकिफ़ हैं, सोशल साइट्स में ये सक्रिय हैं लोग और ढूंढ रहे हैं। तो अब उनकी बदल गई है सब चीज़ें ना। अब पहले के जैसे हम सर्वे करते थे पैदल चल करके, अब उस तरह का नहीं है। लेकिन इनमें प्रतिभाएं हैं इन लोगों में। अब वह क्या आकार लेगा कह नहीं सकते, लेकिन पकड़ तो रहे हैं चीज़ों को। बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से भी कार्य होना चाहिए कि संस्कृति को कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, कैसे इसका संवर्धन कर सकते हैं। इस पर भी कभी सेमिनार गोष्ठियाँ होती हैं इस दिशा में भी, जिस पर सरकार का ध्यान भी आगे आकर्षित किया जा सके। सरकार का ध्यान तो नहीं है इस पर, सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। ज़रूर वह जो लोक गायक हैं और लोग जिन्होंने किए बना रखे हैं अपने संगठन, उनको 5-5 हज़ार रुपया ये हर महीना एक मदद जैसे करते थे। लोक विधाएँ हमारी बहुत समृद्ध है ना और बहुत ज़्यादा है। इसको कहना, थोड़े में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी विरासत है। मैं तो लोक गाथाओं पर काम कर रहा हूँ इतने वर्षों से, 50 वर्षों से ऊपर हो गए। बहुत हैं लोक गाथाएँ भाई, और लोक गाथाओं में तो इतिहास है यहाँ का पूरा। अब छानना है ना उसको। तो अब उस तरह का काम सरकार के दिमाग में नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा था इनसे कि तुम पहले लोक संस्कृति के संग्रहालय बनाओ और लोक विधाओं के, तो खास करके संगीत और नाच के और बाजों गाजों के जो है उसके लिए तुम आवासीय स्कूल खोलो। जैसे आप आश्रम पद्धति के स्कूल खोले हो, नवोदय खोले हो, राजीव गांधी वाले खोले हो, खाना देते हो, कपड़ा देते हो, बुरा देते हो, ऐसे ही 2-4 स्कूल पहले खोल के देखो। और एक देहरादून में खोलो, एक जौनसार बाबत में खोलो, एक चितई में खोलो, देखो। और उसमें आप फिर बुलाओ लोगों को, क्योंकि ये जो बाजू घाजों का विद्या है ये तो बहुत ज़्यादा है ना, ये तो संगीत है। और वह उसके साथ फिर वो भी जुड़ा हुआ है, वो शिल्प भी जुड़ा हुआ है ना, वो बाजी बनाती भी हैं। क्योंकि आज भी तो ये है कि लोगों को इस चीज़ की बहुत चिंता है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, हम पुस्तकों के माध्यम से तो उसको संरक्षित रख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, तो ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव है कि उसके संरक्षा के लिए पहले स्कूल खोलो, गंधर्व विद्यालय खोलो। गंधर्व विद्यालयों में लोगों को अपने आप गांव में पता चल जाएगा कि किस इलाके में कौन बढ़िया गायक है, कौन बढ़िया वादक है, बिनाई कौन बढ़िया बजाता है, नगाड़ा कौन बढ़िया बनाता है, नगाड़े को बनाने के लिए कैसे कैसे शिल्पी हैं वहाँ, कैसे बनाते हैं उसको ना, कैसे जोला मुरली बनाते हैं, कैसे भोकर बनाते हैं, कैसे क्या बहुत है ना, कैसे थाली कसाली में होता है वो संगीत, बहुत है, नाच पर है, उस पर है। तो ये बिना स्कूल खोले नहीं होगा, खाली ऐसे उनके ऊपर छोड़ करके, क्योंकि इसमें उनके ऊपर छोड़ने में पैसा नहीं है ना। इसमें पैसा जैसे मनरेगा में पैसा मिलता है, गाँव में हैं लोग तो वो मजदूर हो गए और वह अच्छी मजदूरी पाते हैं, उनमें ठीक भी है वो। लेकिन अब वह गाने बजाने का नहीं है ना, गाने बजाने में तो नहीं है ना, उतना पैसा भी नहीं है। और क्यों करेगा इसमें आदमी कपड़ा सिलेगा, आदमी मोटर चलाएगा, आदमी और धंधा करेगा कोई। तो इस तरह से वो छूट दे रहा है ना। सिर्फ ये जो है गाने बजाने की जो संस्कृति है, ये उन देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई जिंदा रहेगी जो भूत प्रेत हैं, क्योंकि वो लगते हैं ना, सांप लेते हैं, इसलिए वो तो बच जाएगा। जागर घड़ीली तो बचेगी, लेकिन हुड़ी के बॉल नहीं ख़त्म हो गया, चैती पठारा बंद हो गया, सब चीज़ें बंद हो गई। वो तो कुछ समय के बदलाव, जो चीज़ें भाई से जुड़ी है वो, हाँ वो तो जिद्दी रहेगी। और उसमें भी जो गाने वाले बजाने वाले हैं वो उतने बढ़िया किस्म के गुणज्ञ नहीं है, वो घटिया और घटिया काम चलाओ। अब ये प्रोग्राम आजकल करते हैं जो 3 रात तक चलता है जागर, उसमें यह होता है कि भाई एक दिन में निपटाओ इसको।
और एक दिन में भी महंगा पड़ता है। लोग कहते हैं कि जिप्सा उतार दो, बस पैसा अच्छा ले जाओ, अपना कर दो, हमारा ये काम संपन्न कर दो। तो संक्षेप से संक्षेप हो गया, तो उसमें तो सब कथा छूट गई। ये है ना। तो ये व्यवसायीकरण में अब रेडियो का इसमें प्रोग्राम देते हैं, जो लोकल रेडियो बने हैं आजकल, 10 मिनट में सुनाओ। 10 मिनट में क्या सुनाएगा आदमी? ये है ना, क्योंकि जो चीज़ विस्तार में वो विस्तार में रहेगी। हाँ, और तो जिन चीज़ों का संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है वो उनका संभव है। इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, उसमें संकलन की ज़रूरत है। पहले संकलन तो बड़ा, यही समस्या आ रही है कि ये करेगा कौन इसको आगे बढ़ाएगा। हाँ, वही क्योंकि तो आजकल दिक्कत है। की जो नई पीढ़ी है वो शोध कार्य भी इस तरह से ले रही है जो आसान हो, जिनके लिए उनको ज़्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। तो फिर ये संभव कैसे हो पाएगा कि कुछ हम नई चीज़ों को जोड़ पाएंगे अपने संस्कृति से? मैं तो कहता हूँ रिसर्च के नाम पर जो हो रहा है उत्तराखंड के कॉलेज यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में, वह सब, उसको तो मैं कहता था एक जगह, वह जब किसी काम का नहीं होता जब आदमी, तो उसको कहते हैं तो रिसर्च में लगा। और वह जैसे फांसी होती है ना किसी को, फांसी का ऑर्डर हो गया, अदालत से हो गया, यहाँ उसने बिल बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर राष्ट्रपति के पास तक गया, अंत में हो गया वो फांसी होनी है, डेट तय हो गई, इस दिन फांसी में लटकाओ इसको। फांसी में लटकाया, मर भी गया, जल्लाद भी गया कहाँ से। लेकिन वह मरा हुआ तब तक नहीं माना जाता है जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा डेड। ऐसे ही ये विश्वविद्यालय और ये कॉलेजों के वह विभाग हैं जो लिख करके देते हैं कि ये ओरिजिनल काम है, दस्तखत कर देता है वो, पदेन है वो सब आदमी, तो वो उस डॉक्टर जैसा है ये, उसमें कोई क्षमता नहीं है, कंटम हो गया वो। सिर्फ एक काम का हो गया कि वो देहरादून अब लाइन में लगे, पहले उसने पढ़ने में क्या क्या नहीं किया, फिर उसने नेट में क्या क्या नहीं किया, फिर उसने रिसर्च के नाम पर क्या नहीं किया, और अंत में अब देहरादून में लगाएगा लाइन में, वो कॉलेज में नाम हो जाएगा, वो प्रोफेसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इतने सालों श्रम किया, इतने आपने इतना लिखा, इतना श्रम किया, इतना किया, तो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वो सुरक्षित जितना हमसे बन सकता था वो कर दिया हमने, जितना हमारे हिस्से का था, जितना हम में क्षमता थी ना। लेकिन वो एक आदमी नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा इलाका है ना अभी भी। जी। उत्तर प्रदेश के साथ जब हम थे तो हम समझते थे पहाड़ तो बहुत छोटा है, लेकिन अब पहाड़ में जब जाओ घूमने हो तो तब पता चलेगा ना कि पहाड़, पूरा पहाड़ किसी ने नहीं देखा है जी, न किसी अफसर ने देखा है, न किसी नेता ने देखा है, न मुख्यमंत्री ने देखा है। यूनिवर्सिटी के लोगों को तो छोड़ो आप, वह वहाँ जाते हैं, इतने कॉलेज हो गए हैं, 100 से ऊपर हो गए हैं, और वहीं के हैं वो पढ़े हुए, वहीं टीचर हो गए, वो अध्यापक भी वहीं हैं, वो अपनी भाषा में नहीं पढ़ते बोलते हो, संपर्क की भाषा उनकी दूसरी हो गई है। और वहाँ जो माताएं हैं वह ए फॉर एप्पल सिखाती हैं बच्चों को, और कहते हैं ये तुम्हारी नोज है, बच्चा नोज सीखता है पहले, नाक नहीं सीखता है वो, ये तुम्हारा हैंड है। आप देखते हो ना शहरों में, देखते हो आप कुत्तों से कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, यू कम। अब इतनी जब गुलामी है दिमाग में घूमी हुई, और वो हयात सिंह और ये सब बेचारे कहते हैं कि मातृभाषा को संपत्ति जैसे अभी चल रहा है एक विषय ये भी चल रहा है कि कुमाऊनी गढ़वाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हाँ, तो वो मांग है, ठीक है वो मांग ना, लेकिन मातृभाषा तो जब माँ के मुंह से सुनेगा बच्चा तब तो मातृभाषा है वो। जब माँ ऐसा बता रही है, उसको लोग बताना सीख रही है, रात दिन लगे हुए हैं उसमें, तो कैसे होगा ये? गलत है हमारा सब, ये पूरा गलत हो गया है सब ना, ये नई किस्म की गुलामी आ गई। अब किसी को कोर्स में बनाने से, कोर्स में लगाने से, कक्षा 1 से कुमाऊनी और गढ़वाली लगाने से विकसित नहीं होगी ना, फिर उसका भविष्य क्या होगा, आगे कहाँ जाएगा वो? क्योंकि अब जो चीज़ व्यवसाय में जुड़ी हुई है तो वो भी ज़रूरी है, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान ज़रूरी है, साथ ही अपनी भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा तब बचेगी जबकि हम उसको घर घर बोलना बंद न करें। गाँव में, शहरों में, जहाँ भी हम हैं, हमको घृण है ना अपनी भाषा से, इन्फीरियोरिटी है ना, बहुत ही ख़राब है ये तो, गुमानी ऐसे भरी है ना। आप जैसे लेखन कार्य में रहते हैं, अभी क्या लिख रहे हैं आजकल वर्तमान में?
वर्तमान में मैं वही लोक गाथाओं पर ही लगा हुआ हूँ। अच्छा। मेरा ये पक्का विश्वास है कि जो हमारी ये गाथाएँ हैं, इन गाथाओं में इतिहास है। अच्छा। इतिहास को लिखा नहीं गया है अभी तक। उत्तराखंड के इतिहास को नहीं लिखा गया है। कई बार आयोग के लोग, जो लोक सेवा आयोग के लोग वहाँ कहते हैं, मेरे पास आता है कि आप वहाँ आओ, वहाँ एक पाठ्य पुस्तक बना दो। अच्छा। वहाँ के उत्तराखंड के बारे में, ताकि वो इम्तहान देने वाले पढ़ें उसको। कहते हैं वहाँ बहुत अच्छी रहने खाने की व्यवस्था है, आराम से रहोगे, पैसा भी अच्छा देते हैं। मैंने कहा वहाँ नहीं आऊँगा मैं, मेरे करने से वहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं होगा वहाँ करने से हमारा। तो जगह ज़रूरत है उसकी ना। अब ज़रूरत उसकी है तो जब काम होगा तभी तो होगा ना। जी। अब इसके लिए यह है कि पहले जो मौखिक साहित्य है हमारा ना, पूरा तो मौखिक है, उसको पहले प्रिंट रूप में लाओ, सर्वे करके करो, उसको पूरा तैयार करो, उसको बनाओ उसको, तब वो बनेगा ना इतिहास। उस इतिहास से छुट्टी मिल जाएगी आपको, जो एटकिंसन ने लिख दिया है, जो अंग्रेजों उन्होंने अपने हिसाब से बनाया ना, वो उन्होंने तो बनाया, आपने कहा उनसे आओ, आए, वो बनाया उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, उन्होंने मेहनत किया, सब कुछ किया। तो इतिहास को अपने हिसाब से जोड़ा ना उन्होंने। हर शासक जो आता है वो अपने उस हिसाब से बनाता है ना इतिहास। तो उस इतिहास में हमारा फंस गया सब मामला। तो हमको अपना इतिहास जो है उसको सुरक्षित करना है पहले ना। तो आपने इस दिशा में अभी कुछ कार्य किया है कि इस तरह से लोक गाथाओं के माध्यम से कुछ इतिहास को निकाला जा सके? ये जो लोक गाथाएँ हैं ये उत्तराखंड की लोक गाथाएँ। हाँ, ये 52-53 वर्ष का जितना मैंने संकलन किया गढ़वाल में, जौनसार बाबर में और कुमाऊं में जी, और जितने मुझके इतिहास के स्रोत मिले उसमें, उस पर ये किताब मैंने बनाई है। अच्छा। और पूरा निर्देश दिया है इसमें कि हमारी गाथाएँ कहाँ कहाँ हैं। गाथाएँ माने बच्चों के गीतों में गाथाएँ हैं, तंत्र मंत्र झाड़ फूक में भी गाथाएँ हैं, और जो भुड़के बॉल हमारा होता है वह तो गाथा है ही है। और कितनी ओरिजिनल सूत है बताओ। इस पूरे गाथा साहित्य का रक्षक हमारा वह वर्ग है जिसको हम अछूत मानते थे, जिसको हमने कभी माने घर में नहीं बैठने दिया। उसको हमने चाय दी तो कहा साफ करके उल्टा कर दे इसको। माने कितनी कैसी बुद्धि थी हमारी लोगों की बताओ। इतने काम का आदमी वो इतिहास ढूंढ रहा है, और आप उसकी समझ को देखिए। जब उसको लिखा कि कोई चीज़ है नहीं संभव, हुड़का ले करके खेतों में गया वो इतिहास गाने। उसने रतन चंद का पवाड़ा गाया, उसने भारती चंद का पवाड़ा गाया, उसने गंगनाथ का जागर गाया खेत में। कितनी ओरिजिनल चीज़ है, और उस पर हमारा ध्यान अब भी नहीं है। अब भी हम उसको छोटा समझते हैं। अब जब इतने नीचे हमने रख रखी है कोई चीज़, तो इसमें हमने सब बताया है कि देखो इस तरह की चीज़ है ये। मंत्रों में भी है, बच्चों के गीतों में भी है, हुड़के बॉल में भी है, जागर में भी है, घड़ेली में भी है, और गौरा महेश्वर की गीतों में भी है, पार्वती के गीतों में भी है। और औरत में तो इतनी ज़्यादा हैं, ताज्जुब होगा आपको किताब को देख के कि स्त्री कितना गाती है। पहाड़ की स्त्री कितना गाती है, कोई चीज़ छिपी तो है ही नहीं ना। कितनी बड़ी बात है उसका दैन्य, उसका मातृत्व, उसकी आत्मीयता, कोई चीज़ छुपी नहीं है। नंदा देवी आ रही है हर साल लौट के, तो कहती है, गीत में कहती है स्त्री, तू ये भूख भथो में आई चली, भदो महल ऊनी जिठा महल ऊनी उम खनी तू उमिया भुजबी दिना हम कातिका महल ऊनी हम तो शिरोल दिना। अब तो ये बहुत अच्छी, अब देखो अपनी व्यथा कैसे कर रही है वो व्यक्त ना। ऐसे ही वो जा रही है ससुराल में, तब क्या व्यथा है। माने कोई चीज़ छूटी नहीं है, कोई इन्फीरियोरिटी नाम की चीज़ नहीं है उसमें, सारा व्यक्त किया है। तो सीमा रेखा अंग्रेजों ने बनाई, हमारे यहाँ कोई सीमा रेखा नहीं थी। तो इस तरह का है ना ये।
तो यह सब हमने इसमें बनाया है कि कितना दूर तक हमारी सोच है गाथाओं के माध्यम से। हमारे जितने देवता हैं, गोलजू नेपाल से आए हैं, गंगनाथ नेपाल से आए हैं, भागलिंग नेपाल से आए हैं, और ये जो कालछन देवता है वो नेपाल से आए हैं। एक ही संस्कृति है ना, इतना साझा है ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमने इसमें किया है और स्रोत दिया है इसमें कैसे कैसे बनाइए। और कटोरियों के इसी पर मैं आजकल कर रहा हूँ, अभी मैं लगा हुआ हूँ, देखो कालछिन के ऊपर ना। अच्छा। पूरा हमको ऐसा पक्का आभास है, हमारी जिया रानी, हमारा धामदेव, हमारा ब्रह्मदेव, और हमारा ये कालछिन, हमारा गोलजू, हमारा हरजू, हमारा सेम, ये 8-10 तो बिल्कुल ऐतिहासिक बात है जी। इतिहास निकलेगा इनका, निकलेगा इतिहास, पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। जो विदेशियों ने जो काम किया है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस करके 4-5 भागों में है वो किताब। वो लिटिल डॉल्सन ने छापा है उसको, उन्होंने किया उस काम को ना। अब दिक्कत यह है कि वह जो दस्तावेज है वह पर्शियन में है, तो पर्शियन में ढूंढो ना आदमियों को। क्या मुसलमान कम है यहाँ? लाओ उसको। लाए हैं लोग, ला भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लाए हैं लोग। इधर कुछ एक नई आया है, नई सोच आई है। चलिए, आपने समय दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई, बहुत धन्यवाद।